देखिए, अभी तक हमने बात की थी ऑर्गेनाइजेशंस की, जो संगठन है, यूरोपियन यूनियन है, आसियान है, सार्क है, ब्रिक्स है। तो अभी तक हमने इनकी बात की थी कि किस तरीके से न्यू सेंटर ऑफ पावर के रूप में इमरजेंस इनका हुआ है, जो देशों के द्वारा आपस में बनाए गए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कंट्रीज़ की, उन कंट्रीज़ की जिन्हें हम कह सकते हैं कि पावर के रूप में उनका इमरजेंस हो रहा है, एक न्यू सेंटर ऑफ पावर के रूप में ये सामने आ रहे हैं। तो इंडिया की बात कर लेते हैं। भारत, हमारा देश आगे बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ी के साथ। तो ये भी एक पावर, सेंटर ऑफ पावर के रूप में हम इसको देखते हैं किस तरीके से है ये। तो ये इंडिया का मैप है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप, ठीक है। इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है भारत को। और इसकी सीमाएं वेस्ट में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इधर नॉर्थ ईस्ट में ये चाइना है, नॉर्थ में। इसके अलावा म्यांमार है, बांग्लादेश है, इधर श्रीलंका है, ठीक है। इन सभी देशों से भारत की सीमाएं लगती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में जब इतने सारे पड़ोसी आप लगे हुए हों और रिलेशन भी जैसे चाइना के साथ में है, पाकिस्तान के साथ में है, ठीक नहीं है, तो एक बड़ी मिलिट्री, तो सिक्योरिटी का भी इश्यू होता है और उसके लिए बड़ी मिलिट्री की आवश्यकता होती है, ठीक है। भारत साउथ में जो है समुद्र से घिरा हुआ है, और इधर नॉर्थ में प्रोटेक्शन के हिसाब से हिमालय है। लेकिन इसी के साथ में ये प्रोटेक्शन के हिसाब से ठीक है, लेकिन होता क्या है कि इससे फिर ट्रेड के लिए भी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। दुनिया से जो है एक तरीके से देश का कटाव हो जाता है। सी रूट है ट्रेड के लिए, लेकिन अगर जैसे यूरोप की कंट्रियाँ आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, रोड से क्या कहते हैं, जो लैंडमार्क है उससे आवाजाही इजीली हो सकती है, तो वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ में डेवलपमेंट भी हुआ है उनका, ठीक है। एक दूसरे को वो टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन की जो ऑर्गेनाइजेशन बना है और उन्होंने जो आपस में क्या कहते हैं सिंगल मार्केट की उन्होंने बात की है, वो इसी वजह से वो सक्सेस हैं। और एक देश से दूसरे देश में उनके लोग जा सकते हैं, फ्री वीज़ा की वहाँ पर बात हुई है यूरोपियन यूनियन में, तो इसी वजह से है, क्योंकि वो इजीली जा सकते हैं, लैंड मार्क से वो सभी देश आपस में जुड़े हुए हैं। तो भारत के साथ में थोड़ी सी यहाँ पर कठिनाइयाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत का जो क्षेत्रफल है, टेरिटरी के हिसाब से देखें तो भारत 7वें नंबर पर आता है विश्व में, ये इसका क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है भारत काफ़ी, तो बड़े देश के फ़ायदे ये भी होते हैं कि वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो भी ज़्यादा ही होंगे, लेकिन उसी के साथ साथ में जो सिक्योरिटी का इश्यू है ये भी इमर्ज होता है। देखिए, इसके अलावा जो भारत की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत जो है वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आता है पॉपुलेशन में, पहले नंबर पर चाइना है 1368 मिलियन, ठीक है, पॉपुलेशन है भारत की। 2019 की का डाटा है ये। अधिक जनसंख्या के फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे तब हैं जब अगर हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है वो अगर स्किल्ड पॉपुलेशन हो, ठीक है, उसमें जो युवा जो आबादी है, जो यूथ है, वो अगर अधिक है, वो ज़्यादा है, तो 67% इंडिया में जो यूथ माना जाता है, अगर हमने इसको स्किल्ड कर लेते हैं अच्छे से, तो ये भारत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और भारत एक महाशक्ति की तरफ आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा जो हमारा पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो 1.2% है, जबकि चाइना का 0.5 है। उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाकर ये कम कर लिया है, तो लेकिन भारत का भी ज़्यादा ही है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये माना जाता है कि अभी हम यहाँ पर हैं, इसके आसपास अगर यही चीज़ें चलती रही तो भारत की पॉपुलेशन चाइना से काफ़ी आगे बढ़ जाएगी,
ठीक है, 2030-40 तक ये 1.5 मिलियन का डाटा इसमें दिया हुआ है ये। और ये कह रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन हो जाएगी सन 2100 तक। ठीक है, वर्ल्ड बिगेस्ट पॉपुलेशन होगी भारत की, जबकि चाइना अपनी कम कर लेगा, वो 1 बिलियन पर आ जाएगा। ठीक है, तो भारत के सामने ये एक बड़ा चैलेंज है पॉपुलेशन को लेकर भी, इस पर कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है। इसके अलावा बात कर लेते हैं मिलिट्री की। किसी भी देश की जो पावर है वो उसकी मिलिट्री से आके जाती है। जीडीपी है, इकनॉमी है, पॉपुलेशन है, इसके अलावा मिलिट्री का एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है। तो इंडिया अगर पावरफुल मिलिट्री की अगर बात की जाए, पावरफुल दृष्टि से अगर बात की जाए, तो इंडिया की जो मिलिट्री है वो आती है वर्ल्ड में चौथे नंबर पर। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर रसिया, तीसरे पर चाइना, चौथे नंबर पर इंडिया की मिलिट्री आती है। ठीक है, अगर ये पावरफुल की दृष्टि से, अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है ना, किसके सोल्जर्स सबसे ज़्यादा हैं, तो वो चाइना के हैं, दूसरे नंबर पर भारत के हैं। ठीक है, चाइना के 21,83,000 और इंडिया के 13,62,500। ठीक है, ये सोल्जर्स, ये 2019 का डाटा है ये। इसके अलावा जो जीडीपी पर जो खर्च करने वाला जो देश है, भारत तीसरे नंबर पर आता है। भारत अपनी जीडीपी का 2.3% खर्च करता है। ये 2015 का है ये, और जो खर्च किया गए थे यूएसडी बिलियन डॉलर में है ये। और 2030 का एक एस्टिमेटेड ये दिया हुआ है, यहाँ तक भारत पहुँच जाएगा। ठीक है, इतना खर्च करेगा। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन की अगर बात करें, परमाणु शक्ति, तो भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन तो हमने अभी जैसे कि दिया हुआ है डिप्लॉयड, तो हमने तैयार करके नहीं रखे हैं, क्योंकि भारत ने ये कहा है कि जो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल भारत जो है वो शांति कार्यों के लिए करेगा। ठीक है, अपने डेवलपमेंट के लिए करेगा। ठीक है, और इसका फर्स्ट इस्तेमाल नहीं करेगा। जब कोई देश हमारे ऊपर अटैक करेगा तभी हम उसका जवाब देंगे। तो भारत अपनी तरफ से फर्स्ट अटैक नहीं करेगा। इसके अलावा भारत ने जो एनपीटी थी उसके ऊपर भी सिग्नेचर नहीं किए हैं। 1968 में जो थी उसको भारत ने भेदभावपूर्ण बताया है। इसके अलावा ये कहा गया था, ये एनपीटी जो थी कि इससे पहले जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है उन्हीं को ही परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र माना जाएगा। इसके बाद जो भी न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करेंगे उन्हें परमाणु शक्ति को उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगी। इसी वजह से भारत ने, क्योंकि 1974 में टेस्ट किया था, उसके बाद में 98 में किया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, पोखरण में उन्होंने टेस्ट किए थे, तो उसके बाद की है ये, उसके बाद में किए थे तो भारत को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली। लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत ने टेस्ट किए और ये हमें पता है कि हम न्यूक्लियर वेपन एक परमाणु शक्ति संपन्न हम हैं। ठीक है, अदरवाइज़ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को ही रिकॉग्नाइजेशन जो है वो मिली हुई थी। इसके अलावा एक एनर्जी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिन देशों ने एनपीटी पर साइन किए थे, ठीक है, वो देश इससे परमाणु जो न्यूक्लियर जो एनर्जी है, ठीक है, वो इससे ले सकते हैं, वो इससे हेल्प ले सकते हैं, आपस में एक दूसरे से हस्तांतरण वो कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी का। लेकिन भारत ने साइन नहीं किए हैं। उसके बाद भी इस ऑर्गेनाइजेशन से, एनएसजी से, भारत को एनपीटी पर साइन नहीं करने के बाद भी भारत को परमाणु से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो ईंधन है, एनर्जी है, वो मिल रही है। तो ये बड़ी बात है भारत के लिए। ठीक है, इसके अलावा कितने डिप्लॉयड किस कंट्रीज़ के पास हैं, ये इसमें डाटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अनडिप्लॉयड भी दिया हुआ है, तो ये सारा है डाटा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर वेपन है हमारे पास, तो इससे भी हमारी शक्ति का अंदाज़ा लगता है, भारत की शक्ति का। देखिए, इसके अलावा जो हमारी जीडीपी है वो भी टॉप पर है, जो ग्रोथ रेट है हमारा। ठीक है, भारत जो है जीडीपी और ग्रोथ रेट दोनों में ही हाई पर है। ये आप देख सकते हैं, ये
2019 में 7.8 ग्रोथ रेट ये आंकी गई है। इसके अलावा 18 में हमारी 7.4 थी। तो आप ये देख सकते हैं कि इंडिया की जो है वो टॉप पर है, नंबर 1 पर जा रही है, चाइना की सेकंड नंबर पर है और यूएस की थर्ड नंबर पर है। तो इन देशों का तो ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है। यूरोपियन यूनियन के भी काफ़ी कम है, पूरे वर्ल्ड का एवरेज लगाया जाए तो यहाँ पर दिखता है। तो भारत की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी हाई है। अभी जो एक कोरोना का इशू चल रहा है इसमें भी पूरे वर्ल्ड की जहाँ माइनस में जा रही है, तो इंडिया की उसके बाद भी प्लस में ही है। ठीक है, तो काफ़ी ग्रोइंग हमारी जो इकनॉमी है। इसके अलावा जो हमारी जीडीपी है वो भी 2050 तक ये माना गया है 85.97 हो जाएगी। ठीक है, ये यूएस का दिया हुआ है, चाइना है दूसरे नंबर पर, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। ठीक है, तो ये भारत जो है जिस तरीके से टॉप में है, तो भारत को एक सुपर पावर बनने से नहीं रोका जा सकता, ऐसा जो डाटा है हमारे सामने। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं अभी तक। ये जो कंट्री है ये 5 परमानेंट है और ये 15 कंट्रीज और ये नॉन परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, तो ये 15 ये टोटल है, ये 10 ये वाली है नॉन परमानेंट। ठीक है, तो भारत की पूरी तरीके से दावेदारी है। भारत का ये कहना है कि जब डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो इन 5 कंट्रीज़ को ही परमानेंट मेंबरशिप क्यों। ठीक है, अदर जो नेशन है उनको भी परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ठीक है, तो भारत की उसमें पूरे तरीके से दावेदारी है। भारत की दावेदारी की जो बात भारत ने की है, ठीक है, उसके लिए जो एविडेंस हैं, उसके लिए ये सारे क्राइटेरिया हैं वो भारत फुलफ़िल करता है। पॉपुलेशन में हम दूसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा टेरिटोरियल साइज भारत की जो क्षेत्रफल है उसमें भी हम 7वें नंबर पर हैं। जीडीपी फर्स्ट नंबर पर हमारी जा रही है। इकोनॉमिक पोटेंशियल, ठीक है, सिविलाइजेशनल लिजेसी, कल्चरल डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा डेमोक्रेसी, भारत का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, पास्ट एंड ऑनगोइंग कंट्रीब्यूशन टू द एक्टिविटीज़ ऑफ द यूएन। इसके अलावा देखिए यूएन की जो मैं भारत शुरुआती फाउंडर मेंबर में से है यूनाइटेड नेशन की, और इसके अलावा पूरी तरीके से सपोर्ट करता आ रहा है यूनाइटेड नेशन को भारत। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो भारत की परफॉर्मेंस है, जो यूएन की पीस कीपिंग जो ऑपरेशन जो चलाए गए हैं उसमें करीब 1,80,000 ट्रूप्स 44 मिशन में भारत ने अपनी तरफ से भेजे हैं। जो भारत ने अपने सैनिकों को इतने संख्या में भेजा है, जो यूनाइटेड नेशन के जो मिशन जो चलाए गए पूरे विश्व भर में। ठीक है, इसके अलावा हाईएस्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी भारत रहा है यूनाइटेड नेशन में। जो फाइनेंशियली भारत अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा से अच्छा खासा देता आ रहा है। ठीक है, और रेगुलरली डोनेशन कर रहा है सेवरल यूएन ऑर्गेन्स लाइक यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड। तो इस तरीके से भारत की पूरी तरीके से दावेदारी जो है वो बनती है यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप को लेकर। तो ये सारी बातें हैं। देखिए, इसके अलावा अगर मिसाइल्स की अगर बात करें तो भारत ने अग्नि 5 का टेस्ट करके जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में भारत ने एंटर किया है। इसमें पहले सिर्फ यही देश शामिल थे, यूएस, रसिया, चाइना, फ्रांस और यूके ही इसमें देश शामिल थे। और भारत ने अग्नि 5 का टेस्ट करके इसमें शामिल हो गया है। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरा ये जो है पूरा इसकी जद में आ जाता है इस मिसाइल की जो पहुंच है, ये पूरा चाइना यहाँ कवर हो रहा है, रसिया, यूरोप। ठीक है, तो ये भारत के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये साबित करता है कि हम एक सुपर पावर की ओर हमारा रुख बढ़ रहा है। हम एक सुपर पावर बनने की तरफ हम अग्रसर हैं। इसके अलावा अगर रॉकेट्स की अगर बात करें, जो हमने अदर जो प्लैनेट्स पर जो भेजे हैं, ठीक है, तो भारत एशिया में
टॉप पर है, पहले नंबर पर है और वर्ल्ड में चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, मार्स पर जो हमने रॉकेट भेजे हैं वो सिर्फ ये देखिए, भारत ये कितना 74 मिलियन डॉलर हमने खर्च किए हैं। ठीक है, जबकि यूएस ने कितने खर्च किए, 671। कितना डिफरेंस है ना, इन्होंने इतना खर्च किया है। भारत ने सबसे कम रेट में, मतलब इतना कम खर्च में भारत ने सक्सेसफुल तरीके से रॉकेट लॉन्च किया। ठीक है, ऐसा नहीं कि डेट में बहुत ज़्यादा अंतर है। नवंबर 2013 में इन्होंने भेजा है, हमने भी नवंबर 2013 में। पहुंचा कब है, सितंबर 2014 में। ठीक है, वापस जो आया है एरिवन। ठीक है, एरिवन इन मार्स। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये सारी चीज़ें ये साबित करती हैं कि भारत एक महाशक्ति बनने वाली जो पूरी जो जो चीज़ें हैं, चाहे इकोनॉमी की बात करें, चाहे मिलिट्री की बात करें, चाहे स्पेस की बात करें। ठीक है, भारत हर मामले में टॉप पर है। चाहे हम डेमोक्रेसी की बात करें, हर चीज़ में भारत एक टॉप 5 में हम कह सकते हैं, या कुछ चीज़ों में टॉप 1 पर भी है, टॉप 3 में भी है। तो इस तरीके से मतलब टॉप मोस्ट कंट्रीज़ में भारत आता है। ठीक है, एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी हमारे पास जो सोलर एनर्जी है वो पूरी तरीके से भरपूर है। भारत उसके तरफ काफ़ी काम कर रहा है, और एक सौर ऊर्जा संगठन भी बनाया गया है, जिसमें जो देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं, मध्य में आते हैं उसके, तो इन देशों ने एक संगठन बनाया है। ठीक है, तो ये देश यहाँ पर उसमें डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा भारत एक बड़ा सर्विस सेक्टर के रूप में उभर कर सामने आया है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियन हैं, मेडिकल लाइन में जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो टॉप में हैं। ठीक है, सर्वाधिक संख्या में हैं और पूरे विश्व में हर जगह फैले हुए हैं। अमेरिका की सिलिकॉन वैली की अगर बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में लोग भारत से ही हैं। सुंदर पिचाई हैं जो कि गूगल के सीईओ हैं। तो इस तरीके से भारत हर क्षेत्र में आगे है। इसके अलावा हमारा जो योग का जो है बाबा रामदेव का, तो वो प्रोग्राम भी काफ़ी, जो योग दिवस जो है ये भारत की तरफ से ही प्रपोज किया गया था और उसको पूरे विश्व ने एक्सेप्ट किया। तो योग दिवस के रूप में उसको जो है बनाया जाता है। इसके अलावा सॉफ्ट पावर के रूप में अगर देखा जाए तो पूरे मिडिल ईस्ट में भारत में जो बनी हुई जो मूवीज़ हैं उनको बड़े शौक़ से देखा जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो भारत को एक महाशक्ति की और एक सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर करती हैं। देखिए, हमने ये बात की कि क्या किस तरीके से वो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं जिससे भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन इसी के साथ सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हमको फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। जब तक उनको भी हम जब तक वो भी सॉर्ट आउट नहीं होंगे, वो भी ख़त्म नहीं होंगे, वो चैलेंजेस जो हैं, तब तक हम सुपर पावर बनने की बात जो है वो सिर्फ एक दिखावा मात्र होगा। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पावर्टी जो गरीबी है, जो अमीरी गरीबी की खाई है, वो भारत में बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ा एक हम कहते हैं, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि सुपर पावर बनने की तरफ हम बात कर रहे हैं, दूसरा ये जो चैलेंज है ये बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। इसके अलावा जो कम्युनल जो वायलेंस जो भारत में हुई है, चाहे वो सिख दंगा हो 1984 का, ठीक है, जो धर्म के नाम पर जो विवाद हुए, जो लड़ाई झगड़े हुए, मारकाट हुई, काफ़ी सिखों को जो है इसमें मारा गया। ठीक है, तो ये बड़े इश्यू हैं। इसके अलावा 1992 का जो अयोध्या का जो मामला था, इसमें भी काफ़ी पूरे देश भर में हिंसाएं हुई। तो इसके अलावा 2002 का गुजरात का जो गोधरा कांड है, ठीक है, तो ये सारे जो कम्युनल वायलेंस है ये देश के ऊपर एक धब्बे के समान है। ठीक है, ये इस तरीके की हिंसाएं नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा जो नक्सलवाद है ये भी काफ़ी प्रभावित कर रहा है हमारे डेवलपमेंट को। ये पूरा रेड गलियारा है, ठीक है, ये पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ये। और ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर ये विश्वास रखते हैं और ये घात लगाकर जो अटैक करना उस तरीके की ये पॉलिसी अपनाते हैं। और इन लोगों ने जो मिलिट्री है हमारे उन पर काफ़ी बार इन्होंने अटैक किए हैं, तो काफ़ी हमारे जो सोल्जर्स हैं उसमें मारे गए हैं। तो ये भी बड़ा इश्यू है। इसके अलावा भारत जो है करप्शन में भी काफ़ी आगे है, ठीक है, टॉप 10 करप्शन स्कीम्स। क्योंकि अगर ये पैसा अगर भारत के डेवलपमेंट पर खर्च हो, अगर ये करप्शन का जो पैसा है, तो भारत बहुत आगे बढ़ सकता है, ठीक है। चाहे वो कॉइल एलोकेशन स्कीम हो, 2G स्पेक्ट्रम आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी उछला था ये विवाद। वक्फ बोर्ड लैंड स्कीम था, कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। इसके अलावा तेल की स्कीम है, सत्यम स्कीम है, हर्षद मेहता है स्कीम, ठीक है, फॉर्डर स्कीम, हवाला स्कीम, फॉर स्कीम, ठीक है। तो ये सारे हैं। इन वजह से जो भारत का जो डेवलपमेंट है, ये जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, तब तक हम एक डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। तब तक हम ये नहीं कह सकते कि भारत आगे बढ़ रहा है या सुपर पावर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इसके अलावा जो हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है या सिविल सर्विसेज हैं, चाहे वो हमारी कोर्ट है, ये भी सभी जो है पतन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। इनका भी ये इनका हरेस हो रही है, डिक्लाइन हो रही है इन सब की भी, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो 251 से लेकर 300 का जो ग्रुप है, इसमें आती हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़। IIT साइंस बेंगलोर, IIT बॉम्बे आती है 351 से 400 वाले ग्रुप में। IIT दिल्ली आती है 501 से 600 वाले ग्रुप में, ठीक है। IIT कानपुर आती है 501 से 600। तो इस तरीके से हमारी, इसके अलावा जो बाकी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो किस ग्रुप में आएंगी, वो कौन से नंबर पर आएंगी, आपको इसका अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो एजुकेशन का लेवल है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा पिछड़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है हमारे, जब हम बात करते हैं कि एक सुपर पावर की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है या टैक्स डिपार्टमेंट है, वो पूरी तरीके से करप्शन में डूब चुके हैं, ठीक है। ये पूरी तरीके से बदनाम है ये डिपार्टमेंट, ठीक है, करप्शन को लेकर। इसके अलावा जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, उनमें भी जो रिसर्च हुई है उनमें ये माना गया है कि 40% जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनके द्वारा हैरेस किया जाता है, चाहे वो ट्रांसफ़र को लेकर हो, चाहे उनके प्रमोशन को लेकर हो, ठीक है। वो हैरेस होते हैं उनके द्वारा। कोई भी अच्छा एक जो सिविल सर्वेंट है, ठीक है, जो बहुत, जिसके मन में एक सपना है कि देश को एक तरक्की की ओर ले जाने का, देश को एक डेवलपमेंट की तरफ ले जाने का, ठीक है, वो यहाँ पूरा नहीं हो पाता है। क्योंकि जब तक पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, जब तक वो अच्छी नहीं होगी, ठीक है, जब तक उसका साथ नहीं होगा तब तक वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक अच्छे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका ट्रांसफ़र बहुत ईजीली कर दिया जाता है, ठीक है, सच्चाई को दबा दिया जाता है। इसके अलावा 80% का ये कहना है कि उनके सीनियर मोस्ट के द्वारा उनको दबाया जाता है, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, उन्हें काम नहीं करने दिया जाता है। इसके अलावा 36% का ये कहना है कि वे विक्टिम्स का रूप में उनका जो है हैरेसमेंट इन सर्विस हुआ है। तो ये भी बड़ा धब्बा है। इसके अलावा जो हमारी कोर्ट हैं, जो हम ये कहते हैं कि चलिए न्याय की हम बात करते हैं, तो न्याय कहाँ से होगा? ये देखिए आप 3.3 करोड़
ऑलरेडी केस पेंडिंग है। टोटल जो हमारी कोर्ट हैं उनमें 3.3 करोड़ केस मायने रखता है। ठीक है, ये जो पेंडिंग है 2.26 करोड़ जो ये ट्रायल कोर्ट हैं उनमें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हैं। इसके अलावा 45 लाख केस जो है वो हाई कोर्ट में है। पूरे भारत की बात हो रही है। ये 65,893 केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और 10 लाख की पॉपुलेशन पर सिर्फ 13 जज आते हैं। ठीक है, ये रेशियो है। तो इस तरीके से हम नहीं कह सकते हैं कि हमें, क्योंकि डेवलपमेंट तो ये नहीं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास अच्छी मिसाइल्स हैं, हमारे पास मिलिट्री में भी अच्छे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये और भी बाकी सब जो सेक्टर हैं इनमें भी हमको आगे बढ़ना होगा। चाहे वो एजुकेशन का लेवल हो, चाहे वो हमारी जुडिशरी हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, इन सब में भी जब तक सुधार नहीं आएगा तब तक हम सही मायने में हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अभी भी जो कोर्ट में जो वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, वो खाली पड़ी हैं। 26% जो पोस्ट हैं, ठीक है, वो खाली पड़ी हैं, उनमें जज ही नहीं है। जब जज ही नहीं होंगे सीट्स पर तो फिर कहाँ से केस फाइनलाइज होंगे, केस आगे हम कहेंगे कि उनका निपटान हो रहा है। ठीक है, स्टेट वाइज ये दिए हुए हैं जो वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा जो अमीरी गरीबी की जो खाई है, ठीक है, वो बढ़ती जा रही है, काफ़ी बड़ा गैप है। ठीक है, देखिए 1% ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है ना, सिर्फ 1% के पास है। ठीक है, 51.5% रिसोर्स किनके पास है? सिर्फ 1% लोगों के पास है। ठीक है, उसके बाद के 4% जो है उनके पास 17.1% रिसोर्सेज उनके पास हैं, 4% के पास। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं बाकी के जो 60% जो गरीब लोग हैं, पुअर जो लोग हैं, उनके पास रिसोर्सेज का सिर्फ 4.7% भाग आता है। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि आधे से अधिक रिसोर्सेज जो है ये सिर्फ 1% लोग जो है वो इंजॉयमेंट कर रहे हैं टोटल पॉपुलेशन का, और 60% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 4.7% जो रिसोर्सेज हैं इनके हिस्से में आता है। तो एक बड़ा गैप है। हम नहीं कह सकते हैं फिर इस सब चीज़ों को कि हम एक डेवलपमेंट, हम सुपर पावर की हम बात करें तो ये इसके अलावा अनस्टेबल नेबर, फिर पड़ोसी। जब तक विवाद बने रहेंगे पड़ोसी देशों से, तब तक हमारा ध्यान उनकी तरफ बटा रहेगा, डेवलपमेंट की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। ये जो आप बाउंड्रीज आप देख रहे हैं, ये जो रेड वाली है ये इसके यहाँ डिस्प्यूटेड है, जो बाउंड्री है ये। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ये सब ये डिस्प्यूटेड है। इस पर अरुणाचल प्रदेश पर चाइना अपना हक जमाता है। इसके अलावा सिक्किम को इंडिपेंडेंट स्टेट कहता है, वो कहता है कि ये स्वतंत्र राज्य है, देश है। इसके अलावा ये जो रेड वाली है ये डिस्प्यूटेड है। ठीक है, इस पर भी चाइना अपना हक जमाता है। तो इस तरीके से ये पड़ोसियों से भी काफ़ी, जो पड़ोसी देश हैं उनसे ये प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। ठीक है, जो भारत के विकास में आड़े आती हैं। इसके अलावा ये दूसरा मैप है, इसे भी आप समझ सकते हैं। ये इस पर चाइना अपना क्लेम जमाता है, इस पर अभी हमने देखा। ये क्या लाइन ऑफ कंट्रोल है ये, ठीक है, और ये पाकिस्तान के ये हिस्से, ये पाकिस्तान के पास है, इसका कंट्रोल जो है ये पाकिस्तान के पास है। हमारी जो अभी जो मिलिट्री खड़ी है वो यहाँ पर इस लाइन पर खड़ी है। ठीक है, भारत कहता है कि हम इसको लेकर रहेंगे, इस पर भारत अपना हक जमाता है, पाकिस्तान अपना हक जमाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बुक में। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो पड़ोसी देशों से बने हुए हैं। ठीक है, और काफ़ी जो चैलेंज है भारत के सामने। इसके अलावा बांग्लादेश से भी हमारे यहाँ पर 91 से पहले
ये आप देख सकते हैं 17,60,917 इमाइग्रेंट्स, इतने लाख लोग भारत में आ चुके हैं जो रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी जो है भारत के लिए बड़ा चैलेंज है। हमें एक बड़ा बजट जो है इनके ऊपर खर्च करना पड़ता है। अभी जो इश्यू जो बन रहे हैं, जो मोदी सरकार ने जो सीए बिल को लेकर किया है, सिटीजनशिप के लिए जो किया है, तो वो सारे वो सभी इमाइग्रेंट्स को लेकर ही है, लेकर जो पॉलिसी बनाई है उससे भारत में जो काफ़ी क्लैशेस देखने को मिले हैं। ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, जब तक इन सभी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि हम एक सुपर पावर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, कि हम सुपर पावर अपने आप को पूरे तरीके से नहीं कह सकते हैं।